हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईआरबी सक्सेस जंक्शन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेजरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी इन द थीसिस वुड रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ अ स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन in the program he or she is registered in? 42%, 53%, 58%, 61%। साहित्यिक चोरी पर यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार थीसिस में समानता के निम्नलिखित में से किस प्रतिशत के परिणाम स्वरूप उस कार्यक्रम में छात्र का पंजीकरण रद्द हो जाएगा जिसमें वह पंजीकृत है? राइट आंसर इज ऑप्शन 4, 61%। लेवल्स ऑफ प्लेगरिज्म के 4 लेवल होते हैं। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 0 में सिमिलैरिटीज अप टू 10% होती है। लेवल 1 में सिमिलैरिटीज अबव 10% टू 40% होती है एंड लेवल 2 में सिमिलैरिटीज अबव 40% टू 60% होती है और लेवल 3 में सिमिलैरिटीज अबव 60% होती है। साहित्यिक चोरी के स्तर। साहित्यिक चोरी के 4 स्तर होते हैं, स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। स्तर 0 में 10% तक समानताएं पाई जाती है। स्तर 1 में 10% से लेकर 40% तक समानताएं होती है। स्तर 2 में 40% से लेकर 60% तक समानताएं पाई जाती है। स्तर 3 में 60% से अधिक समानताएं पाई जाती है। प्लेगरिज्म के लेवल देखने के बाद अब हम ये देख लेते हैं कि प्लेगरिज्म के केस में कौन कौन सी पेनल्टीज होती हैं। पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लेगरिज्म इन सबमिशन ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशंस। थीसिस और डिसर्टेशन के केस में अगर प्लेगरिज्म पाया जाता है तो कौन सी पेनल्टीज होती है? सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल 0 की। लेवल 0 के केस में सिमिलैरिटीज अप टू 10% होती है, जिसमें माइनर सिमिलैरिटीज होती है और इसमें किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं होती, नो पेनल्टी। लेवल 1 के केस में सिमिलैरिटीज अबव 10% टू 40% होती है और लेवल 1 में पेनल्टी होती है, सच स्टूडेंट शैल बी आस्क्ड टू सबमिट अ रिवाइज स्क्रिप्ट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। लेवल 1 प्लेगरिज्म के केस में स्टूडेंट से 6 मंथ के अंदर अपनी रिवाइज्ड स्क्रिप्ट सबमिट करवाने के लिए कहा जाता है। लेवल 2 जिसमें सिमिलैरिटीज अबव 40 टू 60% होती है, इस केस में पेनल्टी होती है, सच स्टूडेंट शैल बी डिवाइडेड फ्रॉम सबमिटिंग अ रिवाइज्ड स्क्रिप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। लेवल 2 प्लेगरिज्म के केस में स्टूडेंट को 1 ईयर के लिए डिवाइड कर दिया जाता है और इस 1 ईयर में स्टूडेंट अपनी थीसिस को सबमिट नहीं करवा सकता। लेवल 3 सिमिलैरिटीज अबव 60%, सच स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर दैट प्रोग्राम शैल बी कैंसल्ड। लेवल 3 प्लेगरिज्म के केस में स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाती है। पेनल्टीज इन केस ऑफ प्लेगरिज्म इन एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन। एकेडमिक और रिसर्च पब्लिकेशन के केस में अगर प्लेगरिज्म पाया जाता है तो उस केस में कौन कौन सी पेनल्टीज होती है? लेवल 0 के केस में माइनर सिमिलैरिटीज होती है और इस केस में नो पेनल्टी होती है। लेवल 1 के केस में शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट। लेवल 2 के केस में शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट, शैल बी डिनाइड अ राइट ऑफ 1 एनुअल इंक्रीमेंट, शैल नॉट बी अलाउड to be a supervisor for a period of 2 years। एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन में अगर प्लेगरिज्म पाया जाता है तो लेवल 2 के केस में सबसे पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है वो विड्रॉ कर ली जाती है, 1 ईयर का इंक्रीमेंट रुक जाता है और वो नेक्स्ट 2 ईयर तक किसी को सुपरवाइज नहीं कर सकता। लेवल 3 के केस में शैल बी आस्क्ड टू विड्रॉ मैन्युस्क्रिप्ट, शैल बी डिनाइड अ राइट टू 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट, shall not be allowed to be a supervisor for a period of 2 years। अगर एकेडमिक और रिसर्च पब्लिकेशन के केस में लेवल 3 प्लेगरिज्म पाया जाता है तो उस केस में सबसे पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है वो विड्रॉ कर लिया जाता है और 2 ईयर का इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है और नेक्स्ट 2 ईयर के लिए वो पर्सन किसी को सुपरवाइज नहीं कर सकता। लेवल 1 प्लेगरिज्म टाइपिकली इन्वॉल्व्स व्हाट परसेंटेज ऑफ अनओरिजिनल कंटेंट इन अ वर्क? 0 to 10%, 10 to 40%,
41 to 60%, more than 60%। स्तर 1 साहित्यिक चोरी आमतौर पर किसी काम में अनौपचारिक सामग्री का कितना प्रतिशत शामिल होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 10 से लेकर 40% तक। According to UGC Regulation 2018 on plagiarism, which of the following percentage of similarity in the thesis would require a student to submit a revised thesis within 6 months? 9%, 13%, 42%, 47%। साहित्यिक चोरी पर यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार थीसिस में समानता के निम्नलिखित में से किस प्रतिशत के लिए छात्र को 6 महीने के भीतर संशोधित थीसिस जमा करना होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, 13%। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिसर्च आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द APA स्टाइल ऑफ राइटिंग जर्नल आर्टिकल रेफरेंसेस। वॉल्यूम नंबर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, DOI, टाइटल ऑफ आर्टिकल्स, नेम ऑफ जर्नल। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। APA स्टाइल में सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम आता है, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन आता है, उसके बाद टाइटल ऑफ आर्टिकल आता है, उसके बाद नेम ऑफ जर्नल आता है, नेम ऑफ जर्नल के बाद वॉल्यूम नंबर आता है और सबसे लास्ट DOI नंबर आता है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। जर्नल आर्टिकल्स में हम रेफरेंस लिखने के लिए APA और MLA स्टाइल का यूज करते हैं। APA की फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, MLA की फुल फॉर्म है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। APA स्टाइल में सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम आता है, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन आती है और सबसे लास्ट में पेज नंबर आता है। MLA स्टाइल में सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम आता है और उसके बाद पेज नंबर आता है। APA स्टाइल का यूज हम रेफरेंस राइट करने के लिए करते हैं और MLA स्टाइल का यूज हम वर्क साइटेड के लिए करते हैं। APA स्टाइल में हम सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम लिखते हैं और उसके बाद ऑथर के फर्स्ट नेम का इनिशियल लेटर लिखते हैं। MLA स्टाइल में हम सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम लिखते हैं और उसके बाद ऑथर का फर्स्ट नेम लिखते हैं। APA स्टाइल का यूज हम नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस और सोशल साइंस में करते हैं। MLA स्टाइल का यूज हम ह्यूमैनिटीज, हिस्टोरिकल, लिटरेचर एंड आर्ट के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। लीस्ट 1 को लीस्ट 2 से मैच करना है। लीस्ट 1 में एब्रीविएशंस दी है और लीस्ट 2 में उनके मीनिंग दिए हैं, इनको आपस में मैच करना है। इन एब्रीविएशन का यूज हम रिसर्च में रेफरेंस राइट करने के लिए करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, A2, V4, C1, D3। रिसर्च में रेफरेंस में ID का मीनिंग होता है द सेम, A का 2, पोस्ट का मीनिंग होता है आफ्टर, B का 4, बिड का मीनिंग होता है रेफर टू, C का 1, विज का मीनिंग होता है नेमली, D का 3। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 है अ सैम्पलिंग टेक्निक दैट रिलाइज ऑन गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल who know about a population of interest rather than from members of that population themselves refers to probability sampling, key informant sampling, snowball sampling, quota sampling। Right answer is option second, key informant sampling। की इन्फॉर्मेंट सैम्पलिंग एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। इसमें जो रिसर्चर होते हैं जिस पॉपुलेशन से रिलेटेड उन्होंने स्टडी करनी होती है, उस पॉपुलेशन से रिलेटेड जो मेंबर होते हैं उनसे डायरेक्टली डेटा कलेक्ट नहीं करते, बल्कि उस पर्सन से डेटा कलेक्ट करते हैं जो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में स्पेशलाइज्ड नॉलेज या एक्सपर्टीज रखता है। When the sample has been randomly selected, which among the following may be expected in cross-sectional research design? Strong external validity, weak external validity, weak internal validity, strong internal validity। Right answer is option first, A and C, strong external validity and weak internal validity। रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी हमें कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप के बारे में बताती है और एक्सटर्नल वैलिडिटी जो डेटा हमने सैंपल की हेल्प से कलेक्ट किया है उसको होल पॉपुलेशन पे जनरलाइज करने की बात करती है। जब हम सैंपल को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में एक्सटर्नल वैलिडिटी स्ट्रॉन्ग होती है और इंटरनल वैलिडिटी वीक होती है। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड वीक इंटरनल वैलिडिटी।
Identify the non-probability sampling techniques: systematic sampling, simple random sampling, snowball sampling, purposive sampling. Right answer is option second, C and D. स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड पर्पसिव सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप हैं। सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सी एंड डी, क्योंकि स्नोबॉल और पर्पसिव सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें सैंपल को चुने जाने के इक्वल चांस मिलते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें सैंपल को चुने जाने के इक्वल चांस नहीं मिलते। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ रिसर्चर हैज नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स ही और शी कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग, सच रिसर्च इज कॉल्ड एज क्लिनिकल रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, डी फैक्टो रिसर्च। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में वेरिएबल पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, टी टेस्ट कैन बी टू टेस्ट mean differences between two groups. Statement second, ANOVA cannot compare the differences between group means. Right answer is option 3. Statement first is true but statement second is false. फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि टी टेस्ट का यूज हम टू ग्रुप के मीन को कंपेयर करने के लिए करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि एनोवा टेस्ट का यूज हम डिफरेंट ग्रुप के मीन को कंपेयर करने के लिए करते हैं। और स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया है कि एनोवा कैन नॉट कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप मीन्स। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि एनोवा कैन कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप मीन्स। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स? टी टेस्ट, F test, Spearman's rank order correlation, Mann-Whitney-Wilson test, Kendall coefficient of concordance. Right answer is option 4, C, D and E. Spearman's rank order correlation, Mann-Whitney-Wilson test, Kendall coefficient of concordance non-parametric test के example हैं। T test, F test, Z test और ANOVA parametric test के example हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ एजम्पशन लेकर चलते हैं। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये एजम्पशन लेकर चलते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एजम्पशन फ्री होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल हैं पेयर्ड टी टेस्ट, अनपेयर्ड टी टेस्ट, वन वे अनोवा, पियर्सन कोफिशिएंट एंड जेड टेस्ट। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल हैं साइंड रैंक टेस्ट, मैन-विटनी यू टेस्ट, क्रूसल वैलिस एच टेस्ट, स्पीयर्समैन कोफिशिएंट एंड काई स्क्वायर टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? ऑप्शन ए, इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। ऑप्शन बी, द मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल। ऑप्शन सी, इट हैज टू पीक्स। ऑप्शन डी, द टेल्स आर बाउंडेड। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामान्य वितरण के लिए सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माध्या, माध्यिका और बहुलक समान होते हैं। द मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन एज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सिमिट्री। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिट्रिकल अराउंड इट्स मीन। दिस implies that the left and right sides of the distribution are mirror images of each other. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ इस तरह का बनता है। इसका मतलब होता है कि अगर हम इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है, दोनों की साइड इक्वल वैल्यू होती है। मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, मीडियन एंड मोड
आर ऑल इक्वल एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इन सारी प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेल शेप्ड कर्व। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ सिंगल पीक यूनी मॉडल एंड फॉर्म्स अ बेल शेप्ड कर्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है asymptotic tails. The tails of the normal distribution extend infinity in both directions, approaching but never actually reaching the horizontal axis. एक सामान्य वितरण जिसे गॉसियन वितरण के रूप में भी जाना जाता है के कई प्रमुख गुण होते हैं। सबसे पहला गुण है समरूपता। एक सामान्य वितरण अपने माध्य के चारों ओर सममित होता है। इसका मतलब है कि वितरण के बाएं और दाएं पक्ष एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक। एक सामान्य वितरण में माध्य, माध्यिका और बहुलक सभी समान होते हैं और वितरण के केंद्र में स्थित होते हैं। यहाँ पर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम लिया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड का होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेल शेप्ड का दिखता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर हम डायग्राम के बीच में अगर लाइन ड्रॉ करें तो इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में इक्वल वैल्यू होंगी। कि राइट साइड और लेफ्ट साइड में इक्वल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है। जितनी वैल्यू राइट साइड में होती है उतनी ही वैल्यू लेफ्ट साइड में होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी में हमने ये देखा था कि यहाँ पर मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू इक्वल होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ये यूनिमोड होता है। यूनिमोड का मतलब है कि इसका सिर्फ एक ही मोड वैल्यू होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में -1 सिग्मा से लेकर 1 सिग्मा के बीच में 68.2% वैल्यू लाई करती है और -2 सिग्मा से लेकर 2 सिग्मा के बीच में 95.4% वैल्यू लाई करती है और -3 सिग्मा से लेकर 3 सिग्मा के बीच में 99.7% वैल्यू लाई करती है। If the standard deviation of a sample is 10 and the sample size is 25, what is the standard error of the mean? यदि एक नमूने का मानक विचलन 10 है और नमूने का आकार 25 है तो माध्य की मानक त्रुटि क्या होगी? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन और एन का मतलब है सैंपल साइज। यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू दी गई है 10 एंड एन की वैल्यू दी गई है 25। 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5। जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी मेंशन किया है और इसका सॉल्यूशन भी मेंशन किया है। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हिंदी में भी यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टाइप 1 एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग? ऑप्शन ए रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। ऑप्शन बी failing to reject the null hypothesis when it is actually false. Option C accepting the alternative hypothesis when it is actually false. Option D not conducting a test when it is needed. निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिकल्पना परीक्षण में प्रकार 1 त्रुटि को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जब शून्य परिकल्पना वास्तव में सही हो तो उसे अस्वीकार करना। रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। टाइप 1 एरर ऑल्सो नोन एज फॉल्स पॉजिटिव occurs when the null hypothesis is rejected even though it is true. The probability of making a type 1 error is denoted by significance level. टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं।
टाइप 1 और टाइप 2 एरर को याद रखने के लिए मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, जिससे आप कभी भी ये नहीं भूलोगे कि टाइप 1 एरर क्या है और टाइप 2 एरर क्या है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले टिक करना है, फिर कट करना है, दूसरा कट करना है और टिक करना है। ये एक सिंपल सी ट्रिक है। इसमें क्या है ट्रिक है, ये जो फर्स्ट है वो टाइप 1 एरर है और जो सेकंड है वो टाइप 2 एरर है। जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, सही है, और हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो तब हमारा टाइप 1 एरर आ जाता है। जब हमारी नल हाइपोथेसिस गलत है, फॉल्स है, और तब हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते, गलती से उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 2 एरर। Next question is, which of the following statement best describes a type 2 error in hypothesis testing? Option A, failing to reject the null hypothesis when it is actually false. Option B, rejecting the null hypothesis when it is actually true. Option C, accepting the alternative hypothesis when it is actually true. Option D, not conducting a test when it is needed. निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिकल्पना परीक्षण में प्रकार 2 त्रुटि को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैंने अभी ट्रिक बताई थी आप उसका यूज कर सकते हो कि सबसे पहले हमें क्या करना है, टिक करना है, फिर कट करना है, फिर कट करना है और फिर टिक करना है। फर्स्ट वाला टाइप 1 एरर को डिनोट कर रहा है और सेकंड टाइप 2 एरर को डिनोट कर रहा है। फर्स्ट में क्या बोला गया है, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू थी लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया तो हमारे सामने टाइप 1 एरर आ गया। सेकंड में क्या बोला गया है कि जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी लेकिन हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए, फेल्स टू रिजेक्ट, जब हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए और गलती से हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे पास टाइप 2 एरर आ गया। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। नल हाइपोथेसिस क्या थी, फॉल्स थी, लेकिन हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए और हमने गलती से उसको एक्सेप्ट कर दिया तो ये हमारा टाइप 2 एरर बन गया। इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब इस ट्रिक की हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। टाइप 2 error, also known as false negative, occurs when the null hypothesis is not rejected even though it is false. टाइप 2 एरर को बीटा से डिनोट किया जाता है। जब भी एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो वह सबसे पहले हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करता है। एक रिसर्चर अपने रिसर्च क्वेश्चन का एक टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाता है, जैसे नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। एक रिसर्चर कभी भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है और उसी के बेस पर रिजल्ट निकालता है। जब नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करके रिजल्ट निकाला जाता है तो इस केस में रिसर्चर से कुछ गलतियां हो सकती है, जिसको हम टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर, द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन इट इज ट्रू। टाइप 1 एरर तब होता है जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं जबकि वह सही थी। दिस मीन्स दैट द रिसर्चर इनकरेक्टली स्टेट्स दैट अ स्टडी फाउंड सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस व्हेन देयर वाज नो डिफरेंस। टाइप 1 एरर तब होता है जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रिसर्च का रिजल्ट ये बता रहा है कि दो वेरिएबल्स के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है, और रिसर्चर ने इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया और ये शो किया कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, और ये शो किया कि स्टडी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। टाइप 2 एरर, द नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड व्हेन इट इज फॉल्स। टाइप 2 एरर तब होता है जब हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और हम उसे रिजेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ पर हम एक एग्जांपल के हेल्प से टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर के मीनिंग को समझेंगे। सबसे पहले हम ए इमेज को देखेंगे, जो एक ट्रू और पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ए इमेज में एक डॉक्टर एक प्रेग्नेंट लेडी को बोल रहे हैं कि यू आर प्रेग्नेंट, जो कि एक ट्रू और पॉजिटिव स्टेटमेंट है और इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है। अब हम बी इमेज को देख लेते हैं, जो एक ट्रू और नेगेटिव स्टेटमेंट है। बी इमेज में एक डॉक्टर एक ओल्ड मैन को बोल रहे हैं यू आर नॉट प्रेग्नेंट, जो कि एक ट्रू और नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि यू आर नॉट प्रेग्नेंट एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसमें भी किसी तरह का कोई एरर नहीं है। अब सी इमेज देख लेते हैं, जो कि एक फॉल्स और पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सी इमेज में एक डॉक्टर एक ओल्ड मैन को बोल रहे हैं यू आर प्रेग्नेंट,
जो कि एक फॉल्स और पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यू आर प्रेग्नेंट अपने आप में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए ये एक फॉल्स और पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इमेज सी टाइप 1 एरर का एग्जाम्पल है। अब हम इमेज डी देख लेते हैं, जो कि एक फॉल्स नेगेटिव स्टेटमेंट है। इमेज डी में एक डॉक्टर एक प्रेग्नेंट लेडी को बोल रहे हैं यू आर नॉट प्रेग्नेंट, जो कि एक फॉल्स और नेगेटिव स्टेटमेंट है। इमेज डी टाइप 2 एरर का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग इज लाइकली टू हैव लीस्ट बाइस? स्नोबॉल सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग। निम्नलिखित में से किस प्रकार के नमूने में सबसे कम पूर्वाग्रह होने की संभावना है? राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है और स्नोबॉल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप है। इसीलिए इनमें बाइसनेस की संभावना ज़्यादा रहती है और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है, इसीलिए इसमें बाइसनेस की संभावना सबसे कम होती है। सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग मेथड या सैम्पलिंग टेक्निक्स 2 टाइप की होती है, प्रोबेबिलिटी और रैंडम, नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग में सैंपल को चुने जाने के इक्वल चांस मिलते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैम्पलिंग में सैंपल को चुने जाने के इक्वल चांस नहीं मिलते। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग, मल्टीस्टेज सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टाइप हैं जजमेंट सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पैनल सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग में हमें लीस्ट बाइसनेस देखने को मिलती है और नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हमें ज़्यादा बाइसनेस देखने को मिलती है। आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी। सिलेक्शन थ्रेट, मैचुरेशन थ्रेट, एट्रिशन थ्रेट, टेस्टिंग थ्रेट। आंतरिक वैधता के प्रति खतरों की पहचान कीजिए। चयन संबंधी खतरे, परिपक्वन संबंधी खतरे, संघर्षण संबंधी खतरे, परीक्षण संबंधी खतरे। राइट आंसर इज ऑप्शन 4, ए, बी, सी एंड डी। सिलेक्शन, मैचुरेशन, एट्रिशन, टेस्टिंग ये सारे ही इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेट्स हैं। लीस्ट 1 को लीस्ट 2 से मैच करना है। लीस्ट 1 में स्केल ऑफ मेजरमेंट दिया है एंड लीस्ट 2 में एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल दिया है। लीस्ट 1 में स्केल दी है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो एंड लीस्ट 2 में एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल दिए हैं हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ डे, कास्ट, रैंक ऑफ आर्मी पर्सनल। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। नॉमिनल स्केल का एग्जाम्पल है कास्ट, ऑर्डिनल स्केल का एग्जाम्पल है रैंक ऑफ आर्मी पर्सनल, इंटरवल स्केल का एग्जाम्पल है टाइम ऑफ डे एंड रेशो स्केल का एग्जाम्पल है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। नॉमिनल स्केल में हम वेरिएबल को सिर्फ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जेंडर, मेल या फीमेल, रिलीजन, कास्ट, इनको हम नॉमिनल स्केल में इंक्लूड करते हैं। ऑर्डिनल स्केल में हम वेरिएबल को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और साथ में उनको रैंक या ऑर्डर भी देते हैं। इंटरवल स्केल में हम वेरिएबल को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, उनको रैंक या ऑर्डर भी देते हैं और उनके बीच में इक्वल इंटरवल भी होता है। रेशो स्केल में हम वेरिएबल को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, उनको रैंक या ऑर्डर देते हैं, उनके बीच में इक्वल इंटरवल होता है और रेशो स्केल में ट्रू 0 पॉइंट भी होता है। नॉमिनल स्केल में नेम्ड वेरिएबल्स आते हैं, ऑर्डिनल स्केल में नेम प्लस ऑर्डर भी आता है, इंटरवल स्केल में नेम प्लस ऑर्डर प्लस इक्वल इंटरवल भी आता है। रेशो स्केल में नेम, ऑर्डर, इक्वल इंटरवल और एब्सोल्यूट 0 पॉइंट भी आता है। Ethnographic research primarily focuses on Option A experimental data collection methods, Option B understanding cultural practices and behaviors, Option C statistical analysis of survey responses, Option D literature review and theoretical frameworks। नृवंश विज्ञान अनुसंधान मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर्स। Ethnographic research is a qualitative research method that focuses on understanding the culture and behavior of a group of people. नृवंश विज्ञान अनुसंधान एक गुणात्मक शोध पद्धति है जो लोगों के समूह की संस्कृति और व्यवहार को समझने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 20,
Which among the following is a software for the analysis of qualitative data? NBIVO or SPSS Stata? राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट NBIVO। SPSS R और स्टाटा का यूज हम क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।